सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है प्रगति का मंत्र। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। हरि प्रसाद मास्टर जी बड़े विनम्र और उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे। कोई उनके व्यवहार से एक बार परिचित हो जाता तो यही सोचता, सब क्यों नहीं हरि प्रसाद जी जैसे हो जाते। 20 वर्ष से वे एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हरि प्रसाद नाम के जो मास्टर जी हैं वो बड़े ही विनम्र और उच्च आदर्शों के हैं। और क्या बताया जा रहा है, कोई उनके व्यवहार से एक बार परिचित हो जाता था, यानी कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता था वो उन्हें कभी भी नहीं भूल पाता था। और वो यही सोचता था कि काश हर इंसान हरि प्रसाद जी जैसा ही होता। और 20 वर्ष से वे एक कस्बे में सरकारी अध्यापक का कार्य कर रहे थे। हरि प्रसाद जी की इसी सप्ताह गांव में नियुक्ति हुई थी। जब उन्हें अपनी नियुक्ति का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्हें तनिक भी बुरा ना लगा, उल्टे अच्छा ही लगा कि कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। अब हरि प्रसाद जी की इसी सप्ताह ही गांव में नियुक्ति हो गई थी, यानी कि उन्हें गांव के किसी विद्यालय में भेज दिया गया था काम करने के लिए। और जब उन्होंने अपनी इस नियुक्ति के बारे में सुना तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्हें ये सुनकर और अच्छा लगा कि वो वहां गांव वालों की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। वे यह भली भांति जानते थे कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता गांवों में बसती है। उसे शिक्षित, साक्षर और संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वो जानते थे कि जो भारत की अधिकांश जनता है, अधिकांश लोग हैं, वो कहाँ बसते हैं, गांव में बसते हैं। और गांव के लोगों को ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां के विद्यालय कभी विद्यालय नहीं होते हैं, या फिर बहुत दूर दूर होते हैं। अगर विद्यालय होते भी हैं तो अच्छे अध्यापक नहीं होते हैं। तो ये सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा था कि भारत की जो आधी जनता है वो गांव में रहती है, तो उन्हें शिक्षित करना, साक्षर करना और संस्कारी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्हें ये मौका मिल रहा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। गांव वालों में प्रायः यह शिकायत होती है कि जो अध्यापक यहाँ आते हैं वे बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। पर इस गांव में स्थिति यह है कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। अब जो हरि प्रसाद जी हैं वो गांव में कुछ करने की कामना से आए थे, यानी कि वो इस इच्छा से आए थे कि वो इस गांव के लिए कुछ कर सके, गांव वालों की सेवा कर सके। लेकिन गांव वालों की प्राय क्या शिकायत रहती थी कि जो भी अध्यापक इस गांव में आता है वो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाता है। लेकिन असल बात ये थी कि गांव वाले जो है वो अपने बच्चे को ही पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसका प्रमुख कारण था गरीबी। छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता, जिससे परिवार की आय हो जाती। उनके पढ़ने लिखने की बात को कोई महत्व ना देता था। मास्टर साहब के सामने अनेक चुनौतियां थी। तो वहां के लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, गरीबी। क्योंकि वहां के लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वहां के लोग क्या करते थे, ज्यादातर अपने बच्चों को छोटे मोटे काम में लगा देते थे। उससे थोड़े बहुत जो पैसे आते थे उससे घर खर्च चलाते थे। तो इसलिए वहां के लोग पढ़ने लिखने को इतना महत्व नहीं देते थे। तो अब जो मास्टर जी है उनके लिए ये बहुत ही चुनौती भरी बात थी, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वहां के लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई की बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं। पर वे हार मानने वाले ना थे। बच्चों को विकसित ना होने देने का मूल कारण क्या है, कहाँ है, वे इसे भली प्रकार जान गए थे। यह बात पूरी तरह जच गई थी कि जब तक प्राणों के विचारों में परिवर्तन ना किया जाएगा, उन्हें शिक्षा का महत्व ना समझाया जाएगा, वे अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित ना करेंगे। अब जो हरि प्रसाद जी हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी थे। वो इस बात के लिए हार मानने वालों में से नहीं थे। और वो जानते थे कि बच्चों को ना पढ़ने की जो इच्छा है वो क्यों नहीं चाहते हैं माता पिता, वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि जब तक
प्रौढ़ों यानी कि जो उनके बड़े हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनको शिक्षा का महत्व नहीं समझाया जाएगा, उन्हें बताया नहीं जाएगा कि शिक्षा प्राप्त करना कितना जरूरी है, तो तब तक वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय में साय के समय 1 घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। यह समय था जब गांव के युवक व बूढ़े सभी चौपाल में गपशप कर समय बिताते। अब उनके पास खाली समय होता था, तो उन्होंने क्या किया, सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय में साय के समय यानी कि शाम के समय एक प्रौढ़ पाठशाला खोल ली थी, यानी कि बड़ों को पढ़ाने के लिए पाठशाला खोल ली थी। और ये वो समय था जब गांव के युवक और बूढ़े क्या करते थे, चौपाल में ऐसे ही बैठकर गपशप करते थे, बातचीत करते थे, तो उस समय वो लोग खाली बैठे रहते थे। मास्टर साहब स्वयं ही 10-12 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुलाकर लाए। उनका मन तो नहीं था इस नीरस कार्य में लगने का, परंतु वे मास्टर जी का आदर करते थे जो विद्यालय में आ बैठे। अब मास्टर साहब 10-12 लोगों को तो वहां पर लेके आ गए थे, लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं था इस कार्य में लगने का। लेकिन वो मास्टर जी का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें आना पड़ रहा था। मास्टर जी उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। तो मास्टर जी उन्हें क्या समझा रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत तुम लोग भी पढ़ लिख लोगे तो छोटे छोटे जो काम है वो तुम लोग भी कर सकते हो, जैसे पत्रों को लिखना या फिर खेती के बारे में थोड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त करना, समाचार पत्र पढ़ना, तो तुम लोग ये सब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो अगर तुम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाओगे। बात एक दो की समझ में आ गई। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा 1 घंटा स्कूल में आकर पढ़ लिया जाए तो उससे लाभ ही होगा। अब जो बात मास्टर जी सबको समझाना चाहते थे वो बात एक दो को समझ में आ गई थी कि अगर हम अपना खाली समय व्यर्थ ना करें, उसको हम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा लगा दें तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा, उससे हमारा समय नष्ट नहीं होगा। चलो थोड़े दिन ऐसा ही करके देखते हैं, कुछ लाभ होगा तो आएंगे, नहीं तो किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, साथियों ने कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, थोड़े दिन ऐसे ही करके देख लेते हैं, अगर हमारा फायदा ही हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है तो आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर किसी ने कुछ जोर जबरदस्ती तो की नहीं है। इस प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराते थे, अपितु व्यवहारिक जानकारियां भी पुस्तकों से पढ़कर सुनाते, जैसे गांव में फैली बीमारियों से कैसे बचा जाए, सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, आदि आदि। अब इस प्रकार से बहुत सारे प्रौढ़ लोग वहां पर आने लगे थे, 5-7 व्यक्ति रात्रि के समय मास्टर जी की पाठशाला में आने लगे थे। तो मास्टर जी जो है वो उन्हें व्यवहारिक जानकारी भी देते थे पुस्तकों से पढ़कर। और किस प्रकार की जानकारी देते थे कि गांव में जो बीमारियां फैल रही है उसे कैसे बचा जा सकता है, सरकार किसानों के लिए क्या क्या कर रही है, और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। तो ऐसी और भी जानकारी, यानी अक्षर ज्ञान के अलावा इन्हें इस प्रकार की जानकारी भी मास्टर जी देते थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मास्टर जी जो है वो सबको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। यह जानकर सभी को लगता कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती हैं। अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की जरूरत है, पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ था। अब यह जानकर सब लोगों को समझ में आ गया कि किताब में तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी होती है, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान होते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो क्या लगता था कि पढ़ाई केवल किसके लिए है, नौकरी करने के लिए ही है। और इनका ये भ्रम इस प्रकार से दूर हो गया था। अब वे दूसरों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के भी उतने विरुद्ध नहीं रहे। अब सबका भ्रम दूर हो गया था, तो धीरे धीरे वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करने लगे यहाँ पे आने के लिए। और फिर धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी थी और वो अपने बच्चों को भी अब प्रेरित करने लगे थे। अब वो अपने बच्चों के पढ़ने के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं थे।
मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। उन्होंने एक काम और किया। स्कूली पढ़ाई के बाद वे 1 घंटा बच्चों को रोके रखते। इस घंटे में वे छोटे छोटे ऐसे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सके। अब मास्टर साहब जो थे वो गांव की समस्या जानते थे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब हैं, इस वजह से बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इस समस्या को भी हल कर दिया। इसके लिए भी एक काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि पढ़ाई के बाद वो बच्चों को कुछ घंटों के लिए रोक लेते थे। तो जितने घंटे के लिए बच्चे स्कूल में रुकते थे उनसे छोटे मोटे काम करवाते थे जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। तो इससे क्या होता था, उन्हें काम भी मिल जाता था और वो साथ साथ पढ़ भी लेते थे, यानी कि पैसे की भी दिक्कत नहीं होती थी और पढ़ाई में भी रुकावट नहीं आती थी। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था। उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना देते। बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेच आता। जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते। अब गांव में जो बनिया था वो शहर का चक्कर लगाता था, तो उसे क्या काम दिया गया था, वहां से रद्दी अखबार मंगवाने के लिए कहा गया था। तो वो जहां वहां से जो रद्दी अखबार लेके आता था उससे जो बच्चे हैं वो क्या बनाते थे, लिफाफे बनाते थे। और फिर वही बनिया क्या करता था, शहर में जाके उसे बेचता था। तो उससे जो भी पैसे मिलते थे तो वो हिसाब किताब करके सभी बच्चों में बांट दिए जाते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए। सुतली की पट्टी, मूंज के आसन, ढाक के पत्तों के डोने, पत्तल आदि काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। अब धीरे धीरे जो मास्टर जी है उन्होंने काम को बढ़ा दिया था। जैसे सुतली की पट्टी बनवाना, मूंज के आसन, ढाक के पत्तों के डोने, पत्तल, इस प्रकार के काम भी बच्चे अब करने लगे थे और वो बहुत ज्यादा कुशलता प्राप्त करने लगे थे इन कामों में। गांव से कोई तो शहर जाता ही था। मास्टर जी उसी से कहकर उन्हें भेजकर बिकवा दिया करते। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपया तो कमा ही लेते थे। इस पर भी यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय यह भले ही तुम्हें कम पैसे ला कर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। अब क्या होता था कि इन सभी कामों से जो भी पैसे मिलते थे तो बच्चे उससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई माता पिता, कोई अभिभावक रुकावट डालता था बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मास्टर जी उसको जाकर समझाते थे कि अभी बेशक से तुम्हें ये कम पैसे लाकर दे रहा है, लेकिन अगर इसने पढ़ लिख लिया तो ये तुम्हें हमेशा खुश ही रखेगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी ना मारो। किताब, कॉपी आदि सभी तो स्कूल से दी जाती है। क्यों अपने बच्चे को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हो? मास्टर जी के बार बार समझाने का फल यह होता कि वह व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों पर ही संतोष करता और उसे स्कूल भेज ही देता। मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावकों के मन में यह भाव जग गया कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। तो मास्टर जी जब माँ बाप को समझाते थे घर घर जाकर, उन्हें यकीन दिलाते थे कि भविष्य में ये अच्छा ही करेगा, तुम इसके भविष्य में कुल्हाड़ी मत मारो, यानी कि इसके पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, तुम इसके भविष्य को इस प्रकार से मत रोको। तो जो गांव के माता पिता होते थे, बच्चों के माता पिता होते थे, वो मास्टर जी की बात अच्छे से समझ जाते थे और फिर वो बच्चों को नहीं रोकते थे और यही चाहते थे कि भले हम भूखे रह ले लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षित करके रहेंगे। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए काम में कभी ना कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों में सफलता मिली। न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी पढ़ने की लगन जग चुकी थी। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि अगर सच्ची लगन और निष्ठा से अगर आप कुछ भी कार्य करते हो तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलती है। तो मास्टर जी ने सच्ची लगन और निष्ठा से एक विद्यालय शुरू किया था, वहाँ के गांव वालों को, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया था। तो अब उस गांव में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, यानी कि वो भी पढ़ना चाहते हैं। मास्टर साहब न केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे अपितु अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के 3 लक्ष्य थे। यानी कि वो केवल अक्षर ज्ञान बच्चों को नहीं दे रहे थे बल्कि वो व्यक्तित्व निर्माण कर रहे थे, उनका परिवार का निर्माण कर रहे थे और समाज का निर्माण कर रहे थे।
और यही 3 चीज उनके शिक्षा के लक्ष्य थे। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी। पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वह करती थी। यानी कि जिन बच्चों को मास्टर जी पढ़ाते थे, यानी कि जो उनकी बालक सेना थी, वो उनका इस कार्य में अच्छे से साथ दे रही थी। अगर वहां पे पूरे गांव में सफाई करनी होती थी तो वो उनका साथ देती थी, बरसात में गड्ढे भरने होते थे तो भी वो उनका साथ देती थी। ऐसे अनेक कार्यों में जो बालक सेना है वो मास्टर जी का साथ देती थी। गांव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे। मास्टर साहब के संकल्प एवं अध्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे दी थी। मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति। उसमें गांव के बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नव युवकों को भी साथ में लिया गया था। मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा था। वे जो भी कहते वे सब वैसा ही करने में जुट जाते। देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा ली। इसमें नवगठित युवक दल प्रातः व्यायाम करता। दोपहर से बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था। दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते। रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन तथा कीर्तन होता और प्रौढ़ पाठशाला चलती। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया। यानी कि अब वो जो गांव था बच्चों, उसमें बहुत ज्यादा विकास होने लगा था। यानी कि 5 साल के अंदर अंदर वहां पे पक्का स्कूल बन गया था, पक्की इमारत बन गई थी, और जो गांव में कीचड़ कचरे होते थे उसे भी बच्चों ने और मास्टर जी ने निकाल फेंका था। गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गई। खेतों के पास कूड़ा घर और कंपोस्ट के गड्ढे बन गए। घरों को साफ सुथरा एवं लिपा पुता रखने की होड़ सी लग गई। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मास्टर जी को स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने का सुझाव दिया। तो स्कूल में जब लोग निरीक्षण के लिए आते थे तो निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। तो आपने देखा होगा आपके इस विद्यालय में भी निरीक्षण के लिए आते हैं कि विद्यालय कैसा है, साफ है या नहीं, बुक्स है या नहीं। तो ये सब चीजें गांव में भी होती हैं। तो गांव में जो विद्यालय होते हैं उसके निरीक्षण के लिए भी लोग जाते हैं। तो उस गांव में जब निरीक्षण के लिए लोग आए थे तो निरीक्षक विद्यालय के वातावरण को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि यहाँ पे वार्षिक उत्सव मनाना चाहिए। इसमें अध्यक्ष पद के लिए वे जिलाधीश को लाए। जिलाधीश गांव को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सरकार को इस आशय से भेजी कि सरकार ने वह गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। यानी कि उस गांव को क्या नाम दे दिया गया, आदर्श गांव योजना के उस रूप में ले लिया गया, क्योंकि वो जो गांव था वो बिल्कुल आदर्शों पर चल रहा था। हर जगह साफ सफाई, पूरे घर साफ, विद्यालय साफ, वहां के लोग अच्छे से रह रहे थे। इस प्रकार सरकार की ओर से सभी विभागों, व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़शाला आदि के लिए भरपूर सहायता भी दी जाने लगी। अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। उनके लिए निरीक्षक पद पर नगर में आने का आदेश आया। यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। अब जो मास्टर जी थे उन्हें भी निरीक्षक पद के लिए नगर से न्योता भेजा गया था, लेकिन ये सुनकर सभी गांव वालों को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मास्टर जी उन्हें छोड़कर शहर चले जाएंगे। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे न जाने का घोर आग्रह किया तो वे भी उसे ठुकरा ना सके। स्थायी रूप से उसी गांव में रहने का आदेश प्राप्त कर वहां रह गए। वह गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसी सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाएं तो देश का कार्यकल्प होते देर न लगे। गांवों की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है। तो बच्चों, अगर इसी प्रकार से मास्टर जी ने जिस प्रकार से उस गांव को कैसे प्रगतिशील बना दिया है, अगर हर गांव में ऐसे ही मास्टर जी आ जाए, ऐसे ही व्यक्ति
आ जाए तो हर गांव क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से विकसित हो जाएगा। और जो हमारे भारत देश के लोग हैं वो उसकी आधी जनता गांव में रहती है। अब शहर में तो विकास होते रहते हैं लेकिन गांव में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि गांव का निर्माण कैसे करना है, उसका विकास कैसे करना है। तो उन लोगों के लिए जरूरी है उन्हें शिक्षा देना, क्योंकि शिक्षा से ही क्या होता है, प्रगति होती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि सबसे पहले हम शिक्षित हो, और अगर हम शिक्षित हैं तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी शिक्षित करें। इससे ही क्या होता है, हमारी शिक्षा भी बढ़ती है और हमारी प्रगति भी होती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो गांव के लोग हैं उनकी मदद करने की। तो इस अध्याय में हमें यही बताया गया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।